इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोल। बेसिकली कहाँ से आया, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो मोल समझने के लिए सबसे पहले हम एटम को समझ लेते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमें पता होता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके बाहर बाहर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो अगर हम मास ऑफ एटम की बात करें तो हम बोलेंगे मास ऑफ एटम विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और हमको इतना भी आइडिया है, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और जो कि लमसम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ग्राम में -24 हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, जो काफ़ी छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली वहाँ से हमें रिलेशन, जो इम्पॉर्टेंट रिलेशन समझ आता है, वो ये समझ आता है कि मास ऑफ एटम ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और हमें पता है कि इम्पॉर्टेंट, ये हमारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो बेसिक है, सबको पता होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, तो हम उन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फाइनली जो हमें रिलेशन समझ आया, यहाँ से बेसिक चीज़ समझ आई कि मास ऑफ एटम ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो कि डेफिनेटली इक्वल टू नहीं होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन निगलेक्टेड है तो कोई इनसिग्निफिकेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट, जब यूनिट नहीं होती थी तो हम लोग कैलकुलेट करते थे रिलेटिव। तो स्टार्टिंग में अगर हम 80s के लास्ट की बात करें तो हमने पहले डिफाइन किया रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं RAM। तो सबसे पहली स्केल बनाई गई हाइड्रोजन स्केल, मतलब एटम, वन एटम का मास विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन स्केल बनाई गई, और फाइनली 1961 के अराउंड, 1961 ऑनवर्ड्स हमारा जो फाइनल स्केल डिफाइन हुई वो कार्बन 12 आइसोटोप की हुई। अच्छा, आइसोटोप जिनको आइडिया नहीं है उन्हें बता दूं, आइसोटोप मींस जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन मेनली 2 में पाया जाता है, 12 एंड 14। तो हमारा जो स्टेबल है दैट इज़ C12, तो दैट इज़ अवर मेन स्केल। तो अगर हम बात करें हमारी स्केल पे, तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन में 1 एटम, लेकिन ऑक्सीजन के लिए वो रेशियो डिफरेंट हो जाता है, तो हमने स्केल में 116 कर लिया। सिमिलरली वहीं पे हम कार्बन स्केल में क्या कर लेते हैं, उसको 1/12 कर लेते हैं। और फाइनली हम इसको जब समझने की कोशिश करते हैं RAM को, रिलेटिव एटॉमिक मास को, तो हमें पता है मास ऑफ वन एटम विल बी मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और मास ऑफ न्यूक्लियॉन विल बी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। यहाँ से हम देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में हमारे जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स की अगर हम बात करें तो 12 होते हैं। 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमें मिल जाएगा RAM इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और बाद में जिसको हम लोगों ने मास नंबर भी डिफाइन किया। तो यहाँ से हमें बेसिकली आइडिया लग गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन की बात की थी, मेनली 12 होता है। नाइट्रोजन में अगर बात करें तो 14 है, 7 + 7। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 है, सल्फ़र की बात करें तो 32। अब जब हमने रिलेटिव निकाल लिया तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि यूनिट डिफाइन करें। अब यूनिट डिफाइन करने के लिए उस समय सबसे बेस्ट पार्ट क्या तो हो रहेगा हमारा, कि जो स्टैंडर्ड था, हमारा स्टैंडर्ड क्या था, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। तो इसको हम लोग अपनी एक यूनिट बना लेते हैं, और इसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट या शॉर्ट में इसको हमने AMU बोला। तो AMU क्या हो जाएगा हमारा, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। और जिसको हम बेसिकली अगर सॉल्व करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली वो किसके बराबर मिल जाएगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। तो वहाँ से जो स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के बाद डिफाइन किया गया, वो बोला गया 1 AMU इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg।
और -24 ग्राम। तो यहाँ से अगर हम देखें तो RM क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई 1 AMU, और मास ऑफ वन एटम को वी कैन डिफाइन इट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अगर हम बात करें तो फाइनली हमें मिल जाएगा RAM इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, और फाइनली वहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया एटॉमिक मास का, जो RM हमें ऑलरेडी पता थे, उनके आगे जस्ट हमें AMU लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 14 AMU, एटॉमिक ऑफ कार्बन विल बी 12 AMU। अब अगर AMU को ग्राम में, जब ग्राम डिस्कवर हो गया, फाइनली हमें वेट की यूनिट पता चल गई ग्राम, तो फाइनली हमें मिल गया कि 12 AMU विल बी 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। तो हमारे लिए कैलकुलेट करना, काउंट करना एटम्स इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या किया गया, हमने क्या किया, एक ट्रिक यूज़ की। ट्रिक क्या यूज़ की, हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले 12 ग्राम कार्बन में। 12 ग्राम में कार्बन में अगर हम नंबर निकालेंगे तो इट्स अराउंड 6.023 भी होता है, और मोस्टली अगर तुम स्टैंडर्ड देखोगे तो वहाँ पे 22 होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमेरिकली हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फाइनली वी गॉट 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोला गया। अभी हमने C12 में लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड यही डिफाइन हुआ है 1971 में। अगर हम बात करें VIPM के हिसाब से, VIPM अगर हमें नहीं पता तो आइडिया होना चाहिए, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, और ये VIPM उसका फ्रेंच वर्जन, फ्रेंच में शॉर्ट नेम है। तो अगर गूगल करोगे तो यू विल गेट आइडिया अबाउट VIPM। उनकी 14 कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिफाइन किया कि एवोगैड्रो नंबर बेसिकली, जिसको उन्होंने 1 मोल बोला, और उन्होंने बोला दैट इज़ number of atoms present in 0.016 kg of C12 isotope. That was the definition. 1971 से लेके 2019 तक ये डेफिनेशन हमारी चलती रही, लेकिन बाद में पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उन्होंने करेक्ट किया। वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मास ऑफ 1 मोल को मोलर मास बोलते हैं, और हम इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 AMU को 12 ग्राम, 14 AMU को 14 ग्राम, तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और जो मैं बात कर रहा था, रीडिफाइन किया इन्होंने 2019 में, आई थिंक 26 कॉन्फ्रेंस थी वो, उसमें उन्होंने बोला द मोल वॉज रीडिफाइंड एज बीइंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एग्जैक्टली। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई ये नंबर 6.0221407 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्री इंटिटीज़। तो हम बोलते हैं कि अगर ये अमाउंट, जैसे डजन में हम बोलते हैं डजन में 12 इज़ 1 डजन, तो बेसिकली वैसे ही हम बोलते हैं 1 मोल इज़ नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23 थिंग्स। तो दिस इज़ अवर न्यू डेफिनीशन ऑफ मोल। तो अब हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब हमें ये तो समझ आ ही गया है कि अब मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, 16 AMU था एटॉमिक मास, तो अब 16 ग्राम हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 16 AMU होगा। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन समझ आ जाता है कि अगर हम एवोगैड्रो, जिसका सिंबल Na हमने डिफाइन किया था ऊपर यहाँ पे, उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं AMU को तो हमें 1 ग्राम मिल जाता है। अच्छा, AMU को डेल्टन के रिस्पेक्ट में डेल्टन, आजकल हम यूनिफाइड मास बोलते हैं, तो आजकल हम प्रेफर करते हैं U, 16U, 14U, 32U। तो ये बेसिकली हमें आइडिया होना चाहिए कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। DA भी लिखा है, AMU भी लिखा है, U भी लिखा है, तो सबका मतलब एक ही है। अब बेसिकली अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन नेचर में O2 फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो 16 ग्राम नहीं होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एटम लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें डिफाइन करना ज़रूरी है
एक नया टर्म जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। वो क्या होता है? हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ फ्री एग्जिस्टेंस। नेचर में जैसे पाया जाता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो बेसिकली दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, एलिमेंट्स जब सेम एटम्स मिलते हैं, H2O, H2SO4 एलिमेंट में O2N2 O3 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए समझना? पहली चीज़ एटॉमिसिटी, मतलब मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे वाटर की एटॉमिसिटी की हम बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी, इसकी एटॉमिसिटी 7 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 2 होगी। तो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल क्या होगा? उसको मोलर मास डिफाइन करेंगे। जैसे वहाँ पे एटॉमिक मास होता था एटम के मास का, तो मॉलिक्यूल के मास को यहाँ पे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और जो सिंपली क्या होगा? एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। जो भी अलग अलग एटम्स हैं तो अलग अलग एटम्स के मास। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो सिंपली अगर ऑक्सीजन भी लिखा है, मॉलिक्यूल नहीं भी लिखा है, तो भी वी विल कंसीडर इट एज ए मॉलिक्यूल। तो दैट विल बी 2 × 16 तो 32 U। और अगर 1 मोल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्राम, जिसको हम मोलर मास भी बोल सकते हैं। और सेम जैसे वहाँ पे एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास बोला था, वैसे हम यहाँ पे इसको ग्राम मॉलिकुलर मास भी बोल सकते हैं। तो हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो बेसिकली हमारा एटम से मिलके बनता है। और एटम्स जो नंबर ऑफ एटम्स होता है बेसिकली हमारा कनेक्ट होता है एटॉमिसिटी से। तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल डिफाइन होगा वो एटम से होगा। और फाइनली हमें समझ आना चाहिए 1 मोल इज़ बेसिकली 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज़। तो ये हमारा मेन पॉइंट था जो हमें समझ आना ज़रूरी है और हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें कन्वर्जन्स में हेल्प करेगा। तो बेसिकली आज का हमारा जो हमने देखा, तो सबसे पहले हमने एटम का बेसिकली आइडिया लिया, फिर उसके बाद हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया, और फिर वहाँ से हम लोगों ने एटॉमिक मास और फाइनली मोल्स को कैलकुलेट किया और देखा कैसे उसको डिफ़ाइन किया गया। मोल्स को वैसे पेरिन ने भी किया था, पेरिन ने ऑक्सीजन की बेसिस पे किया था, और उनके इस काम के लिए उन्हें 1926 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और फाइनली इसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल्स फ्री एग्जिस्टेंस रखते हैं नेचर में। तो दैट वाज आवर डिस्कशन। थैंक यू।